तो हम लोग आइए एक बार पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जो कल तक हम अपना सीरीज बनाए थे उसी सीरीज से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पार्ट 2 को और कैरी करते हैं। ठीक है, आइए। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस का थ्योरी। जे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस 1815। आइए, वास्तव में जो ऑर्गेनिक के सफर की शुरुआत थी वो 1815 से ही हुई थी, जब जे बर्जीलियस ने ये बताया हम लोगों को कि जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही होता है लाइफ। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक, इस ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही क्या होता है बताइए? लाइफ होता है। और लाइफ किस किस चीज में लाइफ है? तो हमें पता है कि एक प्लांट में और एक एनिमल में। एक प्लांट में लाइफ है और एक किस में लाइफ है बताइएगा? तो एक प्लांट में और एक एनिमल में लाइफ है। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक थी। इसी आधार पर जे बर्जीलियस ने बताया कि केवल और केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। In the year of 1815, J. Berzelius first time initiate about the organic compound। 1850 में जे बर्जीलियस ने फर्स्ट टाइम किस बात को इनिशिएट किया कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा भी चीज हमारे अगल बगल में होती है, जिस तरीके से इनऑर्गेनिक होती है उसी तरीके से क्या होती है तो ऑर्गेनिक भी हुआ करती है। और फिर इन्होंने बताया कि वी कैन ओनली obtain the organic compound we can only obtain the organic compound from the living thing। तो इन्होंने बताया कि केवल और केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस चीज से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो सिर्फ हम लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए आगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि बर्जीलियस कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम केवल लिविंग थिंग से ही प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो लिविंग थिंग है ना उसे हम किसी लेबोरेटरी में तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। जे बर्जीलियस साहब का कहना है कि ये जो लिविंग थिंग है, इस लिविंग थिंग को हम किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। We cannot synthesis the living thing in the laboratory. We cannot synthesis the living thing in the laboratory. बर्जीलियस कहते हैं कि हम लिविंग थिंग को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, और जब हम लेबोरेटरी में इसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिविंग थिंग क्या है, तो कोई गॉड गिफ्टेड थिंग है। जब हम लिविंग थिंग को लेबोरेटरी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, अर्थात ये क्या हुआ, ये गॉड गिफ्टेड है। लिविंग थिंग क्या है, लिविंग थिंग क्या है बताएंगे। लिविंग थिंग हो गया, लिविंग थिंग इज ओनली गॉड गिफ्टेड। अब जब ये गॉड गिफ्टेड है तो इसी चीज को बाद में बर्जीलियस ने किस चीज का नाम दे दिया, इस गॉड गिफ्टेड शब्द को इसने क्या नाम दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम दे दिया बताइए, वाइटल फोर्स थ्योरी। हिंदी में इसे कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। वाइटल यानी कि इनका कहना था, वाइटल यानी जो अपने जगह पे क्या हो, अटल हो, हम उसमें कुछ भी अलग से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। और इस चीज के स्टडी को हम क्या कहते हैं, वाइटलिज्म कहते हैं। वाइटलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, लिविंग थिंग क्या है, गॉड गिफ्टेड है, हम उसे किसी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। अगर लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ये बात अटल है, जिस चीज को उन्होंने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। और उसी वाइटल फोर्स थ्योरी का जो जब हम डीपली स्टडी करते हैं ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, वाइटलिज्म कहते हैं। अर्थात इनका कहना था कि हम क्या कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट synthesize the organic compound in the laboratory। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। ऐसा किसका कहना था, ये कहना था आपको जे बर्जीलियस साहब का। तो अभी तक आप लोग यहाँ तक जो हम लाए हैं क्लास को, इसमें आप लोग क्या समझे, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ सारी बातों को आपके सामने। पहले जे बर्जीलियस ने ही ऑर्गेनिक जैसा भी कुछ है इस चीज को हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। शुरुआती दौर में केमिस्ट्री को सिर्फ दो ही ब्रांच में रखा गया, एक इनऑर्गेनिक में और एक ऑर्गेनिक में। तो जैसे ही जे बर्जीलियस साहब ने अपना थ्योरी लेकर 1815 में आए और उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट है वो या एनिमल है, वो क्या है, तो ऑर्गेनिक है। और चूंकि वो लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग को हम किसी लेबोरेटरी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लिविंग थिंग को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आदमी को और प्लांट को, सिर्फ इतना ही नहीं, लिविंग थिंग के अंदर पाए जाने वाले किसी भी कंपोनेंट को, इवन कि हम न कार्बन को, न हाइड्रोजन को, न ऑक्सीजन को, किसी भी चीज को हम इनके कहे अनुसार
लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे, और भी हम बात आगे रखेंगे। इस लिविंग थिंग में क्या सब पाई जाती है? हम लोग लिविंग थिंग है ना, क्या सब है? क्या हमारे अंदर आप बताइए कार्बन नहीं है? क्या हमारे अंदर आप बताइए हाइड्रोजन नहीं है? क्या हमारे अंदर आप बताइए ऑक्सीजन नहीं है? क्या हमारे अंदर बताइए आप नाइट्रोजन नहीं है? है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट हमारे अंदर हैं। लेकिन इनका कहना था कि जो लिविंग थिंग है ना, जब हम लिविंग थिंग को ही मतलब प्लांट और एनिमल को ही हम जब लेबोरेटरी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्लांट और एनिमल में पाए जाने वाले किसी भी चीज को, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, कोई भी चीज हो, हम उसे लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं सब आधार पर ये एक निष्कर्ष पर पहुंचे, अपने आप में यह एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये तो हम समझ गए इनके अनुसार कि किसी भी चीज को हम कहां पर लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुनः यह एक बात कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक माना जाएगा जिसके अंदर क्या मौजूद है, तो जिसके अंदर कार्बन मौजूद है। समझ रहे हैं बात को? वो उन सभी कंपाउंड को क्या माना जाएगा? ऑर्गेनिक माना जाएगा जिसके अंदर क्या मौजूद है, तो कार्बन मौजूद है। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बर्जिलियस साहब के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीका से बता सकते हैं। कैसे कैसे? तो इनके कहे अनुसार जो पहला तरीका था उसके अनुसार क्या होगा कि ऑल द लिविंग थिंग लाइक प्लांट एंड एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट आर ऑर्गेनिक, all the living thing like plant and animal, all the living thing like plant and animal are organic मैटर। इनके अनुसार क्या था, तो सभी लिविंग थिंग जैसे कि प्लांट एंड एनिमल क्या थे, ऑर्गेनिक मैटर थे। और इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर का स्टडी एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके अनुसार क्या था कि जितने सारे ऑर्गेनिक मैटर थे उन ऑर्गेनिक मैटर का स्टडी ही क्या कहलाया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया। अभी हम बोले थे ना कि इनके अनुसार दो तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो है क्या कि जितने सारे लिविंग थिंग जैसे कि प्लांट और एनिमल है सब ऑर्गेनिक है। एक दूसरा तरीका इनके अनुसार क्या हो सकता था, जे बर्जिलियस साहब ने बताए कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड, द कंपाउंड who contains
कार्बन इन इटसेल्फ, कार्बन इन इटसेल्फ इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका कहना था एक दूसरा तरीका से कि अगर दुनिया का कोई भी चीज जिसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है कार्बन, तो वो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, मतलब ऑर्गेनिक होने के लिए केवल कार्बन का ही होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बताता हूं आपको, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप खुद भी अनुभव कर पाएंगे कि इनके अनुसार, देखिए इनके अनुसार कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड, अर्थात हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हम कार्बोनेट ले लेते हैं, फिर हम मीथेन ले लेते हैं। इनका कहना था कि कार्बन जिसमें मौजूद है, इनका कहना था कि कार्बन जिसमें मौजूद है, कार्बन कंटेनिंग ऑल द कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इनके सारे सिद्धांत को इन्हीं के स्टूडेंट थे फ्रेडरिक वोहलर। ये जितना थ्योरी दे रहे हैं ना, इन्हीं के स्टूडेंट थे कौन, फ्रेडरिक वोहलर। और फ्रेडरिक वोहलर साहब ने इस चीज को बाद में अपने तर्कों से साबित कर बताया कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड जरूरी नहीं कि वो उसमें ऑर्गेनिक होने के लिए उसका कार्बन, मतलब कार्बन हो तो ही वह ऑर्गेनिक होगा। अर्थात हम इस बात को 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि केवल कार्बन मौजूद है और वह ऑर्गेनिक हो गया। याद रखिएगा क्या चीज, हम इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम इस बात को 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि उसमें कार्बन मौजूद है और वह ऑर्गेनिक हो गया। तो हमें लगता है कि अब आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी, उत्सुकता आ रही होगी कि आखिर फिर उनका क्या योगदान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्होंने बताया आखिर क्या। तो मैं फ्रेडरिक वोहलर साहब, जैसे आज हम ना पूरा बर्जिलियस के बारे में आपके सामने अपना बात रखे थे, ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम फ्रेडरिक वोहलर साहब का भी जो थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक बर्जिलियस साहब के द्वारा कही गई कुछ और बात को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखिए, एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए बहुत रोचक बात इन्होंने एक बताई थी यहाँ पर कि जैसे अभी हम आपको बताए थे ना, अभी हम आपको क्या बताए थे कि जो लिविंग थिंग है, इस लिविंग थिंग के अंदर क्या मौजूद है, तो इसके अंदर कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और नाइट्रोजन मौजूद है। हालांकि और भी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतनी सारी चीजें क्या है, तो हमारे अंदर मौजूद है। अब देखिए इनका कहना था कि जो मानव इन द सेंस जो लिविंग थिंग है, जो यूरिनेशन कर सकता है, लिविंग थिंग में जो यूरिनेशन की प्रक्रिया है, अर्थात जो लिविंग थिंग के अंदर क्या मौजूद है, यूरिन मौजूद है ना, यूरिन। इस यूरिन में मेन कंपोनेंट क्या है, N4 नाइट्रोजन। तो हमारे यूरिन में क्या पाई जाती है बताइएगा,
हमारे यूरिन के अंदर पाई जाती है नाइट्रोजन। इनका कहना था कि ये भी तो प्राकृतिक रूप से ही हमारे बॉडी के अंदर है नाइट्रोजन। बर्जीलियस साहब का कहना है कि नाइट्रोजन तो हमारे बॉडी के अंदर प्राकृतिक रूप से ही मौजूद है, तो हम भला इसे कैसे बना सकते हैं लेबोरेटरी में। तो यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है हमारे बॉडी के अंदर, एक यूरिया है। यानी उन्होंने यूरिन शब्द से ही क्या डेरिवेट किया, उन्होंने यूरिन शब्द से ही एक नए शब्द का, बस इस नाइट्रोजन के होने के कारण, ध्यान दीजिए, यूरिन शब्द से एक नए शब्द का इस नाइट्रोजन के होने के कारण क्या नाम रखा, यूरिया नाम रखा। हालांकि ये यूरिया उस यूरिया से अलग है फिलहाल के लिए, जो फ्रेडरिक वोलर साहब बनाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। ये यूरिया उस यूरिया से अलग है जिसको कौन बनाएंगे, जिसको बनाएंगे फ्रेडरिक वोलर साहब। फिलहाल उन्होंने कहा कि अगर नाइट्रोजन मौजूद है और वो यूरिन में चूंकि मौजूद है, तो इसी यूरिन शब्द से उन्होंने क्या नाम रखा, यूरिया नाम रखा। तो जितना अभी हम फ्रेडरिक जे बर्जीलियस साहब के बारे में बताए हैं, आप देखिएगा कि इनका यह सिद्धांत आगे चल के पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी। हालांकि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा महान होता है जो सर्वप्रथम क्या करता हो, किसी मुद्दों पे पहली बार लोगों का नजर खोलता हो। तो हम इनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं कि ऑर्गेनिक जैसा भी कुछ है, इस बात को रखने वाले सबसे पहले बर्जीलियस हुए। इस आधार पे मैं तो इन्हीं को महान मानता हूँ। किए गए कार्यों पे तो सब अपना कुछ नया करके कुछ अपना नाम कमा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वो है जिसने पहली बार किसी मुद्दे पर अपना विचार रखकर लोगों का नजर खोला हो कि ये ऐसा भी कुछ होता है। इसीलिए हम नए वैज्ञानिकों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हमें पुराने वैज्ञानिकों का भी, पुराने बायोलॉजिस्ट, पुराने फिजिसिस्ट, पुराने केमिस्ट, हमें उन सभी का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये महान इसलिए होते हैं क्योंकि पहली बार यह किसी मुद्दे पर अपना नजर लोगों के सामने खोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो आज का ये वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में पूर्ण रूप से जे बर्जीलियस पर फोकस्ड था, और अब जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उस वीडियो में मैं आपको फ्रेडरिक वोहलर साहब का जो भी सिद्धांत था, जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, वो सब बताएंगे। तब जाकर के आप उसमें देखिएगा कि ये जो बोले हुए थे ना कि कोई भी चीज जिसमें कार्बन मौजूद है ऑर्गेनिक है, बोले थे ना, तो इनके अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑर्गेनिक, इनके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑर्गेनिक, डॉट डॉट डॉट। आप देखिएगा कि वहां पे ऑक्सीजन वाला कार्बन ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऑक्सीजन वाला कार्बन ऑर्गेनिक नहीं होगा। बाकी थोड़ा सा रहस्य आज रहने दीजिए, हाँ, तब तक आप इसे पढ़िए। हम दूसरी वीडियो जब लाएंगे ना, इन सारी बातों को खंडन करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं पे ओवर करता हूं। मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हमारा पढ़ाई अच्छा लगे, आपने अगर जरा सा भी कुछ समझा हो, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि अगर अच्छा लगता है ना तो थोड़ा हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमें और बूस्ट मिले मेहनत करने में। क्योंकि बूंद बूंद से ही जब घड़ा भरती है, तो आपके छोटे छोटे प्रयासों से ही हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, क्या ही कहना, कर ही दीजिएगा। चलिए ठीक है।